Hello everyone, once again वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। यह टॉपिक है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम 5 ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन है एम्फाइमा, ठीक है, एम्फाइमा के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। नेक्स्ट थर्ड वन है ब्रोंकियोएक्टेसिस। नेक्स्ट फोर्थ वन है ब्रोंकियल अस्थमा और लास्ट वन है एम्फाइसीमा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिगार्डिंग आपके बड़े क्वेश्चंस यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले एम्फाइमा क्या होता है वो देखेंगे। तो एम्फाइमा की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। एम्फाइमा क्या होता है? इट इज डिफाइन एज कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एम्फाइमा। यानी कि जो प्लूरल जो कैविटी होती है उसके अंदर पस एक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर कलेक्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं एम्फाइमा। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा लंग्स, ठीक है, इस तरीके से हमारे लंग्स होते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही प्लूरल कैविटी होती है, तो उस कैविटी के अंदर येलो कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है वो होता है हमारा पस, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इस कंडीशन को कहेंगे एम्फाइमा। तो नॉर्मली आपको इस तरीके से स्पेस दिखाई दे रहा है, ये होता है नॉर्मल प्लूरल स्पेस। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा एम्फाइमा क्या होता है। नेक्स्ट वन है कोजेस, यानी कि इसके इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्फाइमा किन कारणों की वजह से फैलता है। तो फर्स्ट वन है बैक्टीरियल। तो इसका बैक्टीरियल कोज क्या है? ई कोलाई, यानी कि स्टीरियल जो कोलाई होता है उसकी वजह से, और एंड सुडोमोनास जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से एम्फाइमा हो सकता है। नेक्स्ट वन है रिब्स इन्फेक्शन। पेशेंट को यदि कोई रिब्स इन्फेक्शन हुआ है उस कंडीशन में भी एम्फाइमा हो सकता है। नेक्स्ट वन है ट्रोमा। यदि पेशेंट को कोई इंजुरी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हुआ है तो उस कंडीशन में भी एम्फाइमा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है टीबी, यानी कि माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी वजह से भी एम्फाइमा हो सकता है। नेक्स्ट वन है निमोनिया। निमोनिया की जो कंडीशन है यानी कि डिजीज है उसकी वजह से भी एम्फाइमा हो सकता है। नेक्स्ट वन है आफ्टर थोरेक्टोमी, यानी कि पेशेंट को थोरेक्टोमी हुई है तो उस कंडीशन में भी एम्फाइमा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्लूरल जो कैविटी होती है वहाँ पर जो स्पेस होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ये थे इसके कुछ कोजेस के बारे में या फिर कह सकते हैं इटियोलॉजी के बारे में। तो इन कारणों की वजह से एम्फाइमा होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एम्फाइमा के टाइप्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। तो फर्स्ट वन है अक्यूट, जो सडनली और ऑनसेट होता है। नेक्स्ट वन है क्रोनिक, जिसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए जो एम्फाइसीमा वो होता है क्रोनिक एम्फाइमा। तो इसके अंदर दो हो गए, अक्यूट एम्फाइमा और क्रोनिक एम्फाइमा। नेक्स्ट अब बात करेंगे एम्फाइमा के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में या फिर कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है फीवर, यानी कि पेशेंट को फीवर होगा। नेक्स्ट वन है ड्राई कफिंग, पेशेंट को ड्राई कफिंग होगी। नेक्स्ट वन है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को जो ब्रीथिंग करेगा उसके अंदर डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट वन है वेट लॉस, यानी कि रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर होंगे उसके अंदर आपको मेनली जो कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा वेट लॉस, यानी कि पेशेंट का जो वेट है वो लॉस होगा। नेक्स्ट वन चेस्ट पेन या फिर चेस्ट टाइटनिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट वन है एक्सेसिव स्वेटिंग, पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं या फिर कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम होते हैं, वो एम्फाइमा वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री या फिर कह सकते हैं मेडिकल हिस्ट्री, वो हम कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे,
जिसके अंदर पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट ESR लेवल जो हम असिस करेंगे यानी कि चेक करेंगे। नेक्स्ट वन है ब्रोंकियोस्कोप, यानी कि जो ब्रोंकियोस्कोप होता है उसकी सहायता से हम क्या है स्टडी करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो हम एम्फाइमा वाले पेशेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट एम्फाइमा वाले पेशेंट के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं। तो फर्स्ट वन है फर्स्ट स्टेज के अंदर, यदि पेशेंट फर्स्ट स्टेज के अंदर है तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट वन है एंटीबायोटिक्स, पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स देंगे जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और ऑफ्लॉक्सोसिलिन टेबलेट हम इसके अंदर एंटीबायोटिक के रूप में पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट वन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है, पेशेंट को हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट वन है इंट्राकोस्टल ड्रेनेज यानी कि ICD, पेशेंट को हम ICD करेंगे यानी कि इंट्राकोस्टल ड्रेनेज करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट हम करते हैं स्टेज फर्स्ट वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेज सेकेंड वाले पेशेंट के लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो सबसे पहले रिब्स रिसेक्शन सर्जरी, यानी कि पेशेंट की जो रिब्स है वो रिसेक्शन सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट वन है इसके अंदर ICD यानी कि इंट्राकोस्टल ड्रेनेज करेंगे। वो लास्ट वन हम सर्जरी करेंगे ल्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम करते हैं स्टेज सेकेंड वाले पेशेंट के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ा था एम्फाइमा वाले पेशेंट के लिए डेफिनेशन, इसकी कोजेस, इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। इट इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि लंग्स का इन्फेक्शन होना और इन्फ्लामेशन होना किसकी वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसको कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक बैक्टीरिया होता है, इज अ एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि एरोबिक का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये बैक्टीरिया फैलता है। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट अब बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए कोजेस या फिर कह सकते हैं इटियोलॉजी क्या होगी। तो फर्स्ट वन और मेन कोज कौन सा है, बैक्टीरिया, जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका मेन कोज होता है। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन उसकी वजह से पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन की वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB हो सकती है। तो ये हमारे कुछ कोजेस थे जो TB के अंदर होते हैं। नेक्स्ट वन है रिस्क फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं उसकी वजह से TB हो सकती है। तो फर्स्ट वन है एज 5 ईयर्स, यानी कि ऐसे पेशेंट जिसकी एज 5 ईयर्स है, यानी कि चाइल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन है HIV, यानी कि HIV वाले पेशेंट के अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को डिजीज़ है और उसका जो इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी वीक है, उस वजह से ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है COPD, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उस वजह से भी TB होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन है ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशेंट ऐसी जगह काम करता है वहाँ पर उसको डस्ट हो, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री हो, उस वर्क प्लेस में यदि वो काम करता है तो उसकी वजह से भी उसको TB होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट वन है हाई ग्रेड फीवर, यानी कि पेशेंट के अंदर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, यानी कि 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगी और डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट है सीवियर स्वेलिंग, पेशेंट के अंदर सीवियर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है रैपिड पल्स, यानी कि पेशेंट के अंदर रैपिड पल्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है वेट लॉस, यानी कि पेशेंट के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है चेस्ट पेन,
पेशेंट के चेस्ट के अंदर पेन दिखेगा। एंड लास्ट वन है हीमोपटाइसिस। हीमोपटाइसिस का मतलब होता है कि कफिंग होगी जब पेशेंट को, तो उस कंडीशन में उसके साथ ब्लड भी आएगा, यानी कि कफ विद ब्लड। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे या फिर कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम थे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए सोर्सेस या फिर ट्रांसफर कैसे होती है टीबी। तो फर्स्ट वन है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट वन है फिजिकल कॉन्टैक्ट। यदि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएगा यानी कि हैंडशेक करेगा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है ब्लड कॉन्टैक्ट। पेशेंट यदि ब्लड कॉन्टैक्ट की कंडीशन में आएगा तो उस कंडीशन में भी उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए सोर्सेस कह सकते हैं या फिर ट्रांसफर ऑफ द टीबी। ठीक है, तो इनकी वजह से हमारे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए पैथोफिजियोलॉजी। तो फर्स्ट वन देखेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, उसकी वजह से हमारा टीबी होता है, तो वो हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया। जैसे कि एंट्री ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन द एयरवे ऑफ द लंग्स, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो हमारे लंग्स में चला गया है। नेक्स्ट, दिस कोज नेक्रोसिस ऑफ द एयरवे, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, नेक्रोसिस करेगा एयरवे को। नेक्स्ट, उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम ऑफ कफिंग विथ ब्लड, यानी कि हमको हीमोपटाइसिस जो साइन एंड सिम्टम है वो देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से कोज्ड ट्यूबरक्लोसिस, और उसकी वजह से हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी हमको देखने को मिलेगी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए टाइप्स, यानी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा इसका टाइप्स होता है। फर्स्ट वन है एक्टिव। तो हमारा फर्स्ट टाइप है एक्टिव। इन दिस टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज एक्टिव एंड डैमेज द एयरवे ऑफ द लंग्स, यानी कि इस कंडीशन में जो ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और लंग्स की जो एयरवे है उसको डैमेज करेगा। नेक्स्ट वन है लेटेंट फेज, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लेटेंट ड्यूरेशन क्या होता है। इट इज नॉन एक्टिव फेज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि एक नॉन एक्टिव फेज होता है। तो ये हमारे दो फेज होते हैं, एक्टिव और लेटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन है प्राइमरी और सेकेंड वन है पोस्ट प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर देखेंगे दिस इज प्रेजेंट इन चाइल्ड, यानी कि ये चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है पोस्ट प्राइमरी, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, दिस इज प्रेजेंट इन द एडल्ट और ओल्ड एज, यानी कि ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, एडल्ट और ओल्ड एज वाले पेशेंट के अंदर। तो ये हमारे दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे दो टाइप्स हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एज। नेक्स्ट अब बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सा करेंगे। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो कलेक्ट करेंगे। सेकेंड वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन असिस्ट करेंगे, जैसे कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे देखेंगे। नेक्स्ट वन है स्पुटम कल्चर टेस्ट, और इसके अंदर स्पुटम कल्चर टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है ब्लड टेस्ट, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे। और हमारा मेन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, मोन्टेक्स टेस्ट, ठीक है, इसकी सहायता से हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थे, उसकी वजह से पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को टेस्ट कर सकते हैं या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट वन है प्राइमरी ड्रग्स, यानी कि प्राइमरी स्टेज या फिर स्टैंडर्ड ड्रग्स कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट वन होती है INH, यानी कि आइसोनियाजाइड, जैसा कि आपको एज दिखाई दे रहा है, वो हमारी डॉट जो थेरेपी होती है उसके अंदर इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है R मतलब होता है रिफाम्सिलिन। नेक्स्ट S का मतलब होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट Z का मतलब होता है प्याराजिनेमाइड।
और लास्ट वन होता है ई का मतलब होता है इथाम्ब्यूटोल। तो ये हमारा प्राइमरी ड्रग मैनेजमेंट होता है ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी ड्रग्स कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट वन है केनामाइसिन, सेकेंड वन है अमिकासिन, थर्ड वन है कैप्रोमाइसिन और लास्ट वन है इथिनोमाइड। ठीक है, तो ये कुछ 4 मेडिकेशन होती है सेकेंड ड्रग्स के अंदर। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसके अंदर जो डॉट थेरेपी होती है वो भी इंक्लूड होती है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये था पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में। तो फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है। इट इज अ कंडीशन इन विच द लार्ज ब्रोंकाई इज अबनॉर्मल एंड परमानेंट डायलेटेशन, यानी कि जो ब्रोंकाई जो होती है, जो लार्ज वाली जो ब्रोंकाइज होती है वो अबनॉर्मल और परमानेंट डायलेटेशन हो जाएगी। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट इसके कॉजेज कौन कौन से होते हैं, ब्रोंकाइएक्टेसिस के कौन कौन से कॉजेज होते हैं या फिर कह सकते हैं इटियोलॉजी कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट वन है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि टर्मिनल जो ब्रोंकाई होगी उस कंडीशन में ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। नेक्स्ट वन है इन्फेक्शन, कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस एरियस। नेक्स्ट वन है कंजीनाइटल, 50% चांसेस होते हैं, कंजीनाइटल चांसेस होते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस होने के। तो ये थे इसके इटियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट वन है ब्रोंकियोएक्टेसिस के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं या फिर कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन है व्हीजिंग साउंड, यानी कि जब पेशेंट कफिंग करेगा तो व्हीजिंग साउंड हमको हियरिंग होगी। नेक्स्ट वन है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि जब पेशेंट ब्रीथ करेगा तो उसको डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट कफिंग, ठीक है, कफ करेगा। नेक्स्ट वन है हिमोपटाइसिस, यानी कि कफ विथ ब्लड, पेशेंट को फीवर होगा। नेक्स्ट वन है एपनिया, यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। एंड लास्ट वन है लॉस वेट, यानी कि वेट लॉस। ये सबसे कॉमन साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स या फिर कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम फॉर ब्रोंकियोएक्टेसिस के लिए। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि ब्रोंकियोएक्टेसिस के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन है निमोनिया, सेकेंड वन है प्लूरेसी और एनीमिया। तो ये 3 हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे जैसे कि फैमिली हिस्ट्री या फिर बर्थ हिस्ट्री जो है वो हम इसके अंदर असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थर्ड वन है ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, इसके अंदर भी चेस्ट एक्सरे करेंगे। मेनली अभी तक आपने पढ़ा होगा तो सबसे कॉमन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट सबके अंदर सेम रहेंगे। नेक्स्ट वन है स्पुटम कल्चर टेस्ट और लास्ट वन है ब्रोंकियोग्राम। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं ब्रोंकियोएक्टेसिस वाले पेशेंट के लिए। सबके लिए हम नर्सिंग मैनेजमेंट साथ में लिखेंगे लास्ट में। तो मेनली आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आपको दिखाई दे रहे कॉमन होते हैं और कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके टाइप्स और इसके जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है, बाकी इसके साइन एंड सिम्टम और इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट सेम होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंकियोएक्टेसिस वाले पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट, कौन कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट वन है पोस्टीरियल ड्रेनेज। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन देंगे और एमोक्सी देंगे। नेक्स्ट वन है न्यूट्रिशन जिसके अंदर विटामिन रिच डाइट देंगे। पेशेंट को कौन सी डाइट देंगे, विटामिन रिच्ड। तो ये था ट्रीटमेंट फॉर ब्रोंकियोएक्टेसिस वाले पेशेंट के लिए। तो अभी तक हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन, कोजेज, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है।
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रॉनिक लंग डिजीज, यानी कि क्रॉनिक लंग्स डिजीज होती है ये। नेक्स्ट वन है इन विच द पर्सन एयरवे रेस्पॉन्ड इन हाइपर एक्टिव वे टू सर्टेन स्टिमुलाई कोस्ट एयरवे इन्फ्लामेशन एंड नेरोइंग, यानी कि स्टिमुलाई क्या हो सकता है? कोई भी, जैसे कि सीमेंट हो गया, डस्ट हो गया, वो हमारा स्टिमुलाई हो गया, तो उसके अगेंस्ट जो पर्सन का जो एयरवे है वो हाइपर एक्टिव रेस्पॉन्ड करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसको एयरवे का इन्फ्लामेशन हो जाएगा या फिर एयरवे नेरोइंग हो जाएगी। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट वन है इन विच 3 प्रॉब्लम्स डेवलप, तो इसके अंदर 3 प्रॉब्लम डेवलप्ड होती है। तो फर्स्ट वन है एयरवे इन्फ्लामेशन, यानी कि पेशेंट का एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है ब्रोंकियोस्पाज्म और थर्ड वन है हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। तो ये हमको 3 प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन, यानी कि एक क्रॉनिक लंग डिजीज होती है जिसके अंदर जो पर्सन का जो एयरवे है वो हाइपर एक्टिव रेस्पॉन्ड करेगा और उसकी वजह से एयरवे का इन्फ्लामेशन हो जाएगा और एयरवे नेरोइंग हो जाएगी। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होता हमारा नॉर्मल एयरवे है। इसके बाद अस्थमेटिक जो एयरवे है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसा कि आपको इसका जो एयरवे है वो नेरोइंग हो चुका है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कोजेस के बारे में, यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कौन कौन से कोजेस होते हैं, उसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा होता है। तो फर्स्ट वन है बैक्टीरियल और वायरस। बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, जिसके अंदर कौन से भी बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं, जैसे कि ई कोलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट वन है एलर्जन, कोई भी एलर्जन जैसे कि डस्ट हो गया, उस वजह से भी। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट जेनेटिक एंड एज, यानी कि जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है और एज फैक्टर भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल चेंज, जैसे कि समर के बाद विंटर आता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल चेंज होता है, उस कंडीशन में भी ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है मेडिकेशंस, बहुत सी ऐसी मेडिकेशन है उसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्मोकिंग और ऑक्यूपेशनल, जैसा कि सीमेंट फैक्ट्री में कोई काम करता है तो उस वजह से भी ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉजेस थे या फिर कह सकते हैं ईटियोलॉजी थी ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट के लिए क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट वन है व्हीजिंग साउंड, सेकेंड वन है स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी कि पेशेंट को स्लीप प्रॉब्लम्स होगी। नेक्स्ट वन है चेस्ट पेन, पेशेंट के चेस्ट में पेन होगा। नेक्स्ट वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट की जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस हो जाएगी। नेक्स्ट वन है कफ, यानी कि पेशेंट को कफिंग होगी। एनोरेक्सिया मतलब एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट वन है चेस्ट टाइटनिंग। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट के लिए, या फिर कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन है एलर्जिक अस्थमा, इट इज ऑल्सो नाउन एज एक्सट्रेंसिक अस्थमा। इसका सेकेंड नाम क्या है? एक्सट्रेंसिक अस्थमा भी कहते हैं, कोज्ड बाय एलर्जन, और ये किसकी वजह से होता है? एलर्जी की वजह से। नेक्स्ट वन है नॉन एलर्जिक अस्थमा, इट इज ऑल्सो नाउन एज इंट्रेंसिक अस्थमा। इसका सेकेंड नाम क्या है? इंट्रेंसिक अस्थमा भी कहते हैं, कोज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड स्मोकिंग, और ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस और स्मोकिंग की वजह से। नेक्स्ट वन है मिक्स्ड अस्थमा, मिक्स्ड अस्थमा कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ एलर्जिक और नॉन एलर्जिक, यानी कि मिक्स्ड अस्थमा के अंदर कौन कौन से आएंगे? एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों। दिस इज कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा, और ये सबसे कॉमन टाइप होता है अस्थमा का। तो ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं अस्थमा के। नेक्स्ट अब बात करेंगे टाइप्स। फोर्थ नॉक्चुरल अस्थमा, दिस टाइप ऑफ अस्थमा कैरेक्टराइज्ड बाय अस्थमा सिम्टम्स इन इंक्रीज इन नाइट, यानी कि ये सबसे ज्यादा कब दिखाई देगा? इन नाइट, यानी कि नॉक्चुरल का मतलब क्या होता है? एट द नाइट। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन ऑक्यूपेशनल अस्थमा,
अस्थमा सिम्टम इज शो एज वर्क प्लेस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। सीमेंट फैक्ट्री में यदि कोई पेशेंट काम करता है या फिर सिलिकॉन वाली फैक्ट्री में काम करता है तो उस कंडीशन में उसको अस्थमा हो सकता है। तो यहाँ पर भी ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। तो ये हमारे 5 टाइप होते हैं, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक, इसके बाद मिक्स्ड, नोक्चुरल और ऑक्यूपेशनल। नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, इसके अंदर भी सेम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट वन है ब्लड टेस्ट, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है स्पुटम कल्चर टेस्ट। नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे और पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट वन है स्किन टेस्ट यानी कि एलर्जिक टेस्ट हम करेंगे। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट के लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर ब्रोंकियोडायलेटर जो ड्रग्स होती है वो हम पेशेंट को देते हैं, जैसे कि साल्बिटामोल। नेक्स्ट वन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन देते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन पेशेंट को देते हैं। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होता है अस्थमा वाले पेशेंट के लिए। इसके अंदर कोई भी सर्जरी नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स, कोजेस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे एम्फाइसीमा के बारे में। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि एम्फाइमा क्या होता है और एम्फाइसीमा क्या होता है। यानी कि एम्फाइमा का मतलब क्या होता है, पस एक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ पर, प्लूरल कैविटी के अंदर। और एम्फाइसीमा क्या होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा। इट इज डिफाइंड एज डैमेज ऑफ द वॉल एंड ब्लड वेसल ऑफ द एल्वुलाई एंड परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द एल्वुलाई। यानी कि जो एल्वुलाई होता है उसकी जो वॉल होती है या फिर कह सकते हैं ब्लड वेसल, वो क्या है, डैमेज हो जाएगी और परमानेंटली इनलार्जमेंट हो जाएगी। जैसा कि आपको इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हमारी ब्रोंकाई की जो एल्वुलाई होती है और उसकी डैमेज होने की वजह से यहाँ पे परमानेंटली इनलार्जमेंट हो जाएगी। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट अब बात करेंगे कोजेस के बारे में या फिर कह सकते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में कि कौन कौन सी इटियोलॉजी होती है इसकी, किन कारणों की वजह से एम्फाइसीमा होता है। तो फर्स्ट वन है बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। सेकेंड वन है मेन कोज, इसके अंदर सबसे मेन कोज कौन सा होता है, स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसीमा होता है। नेक्स्ट वन है एलर्जी, कोई भी एलर्जी है, जैसे कि डस्ट से एलर्जी है या फिर सिलिकॉन से एलर्जी है, उस वजह से। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन। तो इन कोजेस की वजह से हमारे एम्फाइसीमा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि एम्फाइसीमा के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट वन है एज, मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से अधिक कोई पेशेंट है तो उसको एम्फाइसीमा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन है जेंडर, मेल इज मोर अफेक्टेड, यानी कि जो मेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे। नेक्स्ट वन है अस्थमा, यदि पेशेंट को ऑलरेडी अस्थमा है तो उसके बाद उसको एम्फाइसीमा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट की फैमिली में यदि उसके फादर को, मदर को या फिर ग्रैंडफादर को कोई डिजीज हुई है तो उस कंडीशन में एम्फाइसीमा उसको भी हो सकती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर थे एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में या फिर कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो फर्स्ट वन है व्हीजिंग साउंड, पेशेंट के अंदर व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगा जब पेशेंट कफिंग करेगा उस टाइम। नेक्स्ट वन है कफ। नेक्स्ट वन है टाइटनेस इन द चेस्ट, यानी कि चेस्ट के अंदर टाइटनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और जब भी पेशेंट ब्रीथ करेगा तो उसको डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट वन है वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस होगा। नेक्स्ट वन है चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट साइनोसिस, इसके अंदर साइनोसिस भी दिखाई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है हेडेक। नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम कौन सा है, हेडेक। नेक्स्ट एनोरेक्सिया और वीकनेस। तो ये हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं वो एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में
कि एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, सभी प्रकार के जो ब्लड टेस्ट है हम इसके अंदर कर देंगे। नेक्स्ट वन है पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है ब्रोंकियोस्कोप, ब्रोंकियोस्कोप की सहायता से हम एम्फाइसीमा वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर डायग्नोस्टिक यानी कि डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे एम्फाइसीमा वाले जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट के लिए कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो नो मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट बट मैनेज द लंग कैपेसिटी यूज ब्रोंकियल डायलेटर ड्रग्स, यानी कि इसके अंदर कोई भी मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसको मैनेज करने के लिए हम ब्रोंकियो डायलेटर जो ड्रग्स होती है वो हम देते हैं। तो ब्रोंकियो डायलेटर ड्रग्स कौन कौन सी है? तो ब्रोंकियो डायलेटर ड्रग्स है साल्बिटामोल और एट्रोपिन्स। तो ये कुछ मेडिकेशन है वो हम एम्फाइसीमा वाले पेशेंट के लिए देते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया एम्फाइसीमा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये हमारे कुछ डिजीज थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट वन है एम्फाइमा, सेकेंड वन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड वन है ब्रोंकियल अस्थमा, इसके बाद फोर्थ वन है ब्रोंकाई एक्टाइसिस और लास्ट वन है एम्फाइसीमा। तो हमने 5 डिजीज के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट अब बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती है उसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन है टू फुलफिल ऑक्सीजन नीड टू पेशेंट, यानी कि पेशेंट की जो ऑक्सीजन नीड है उसको फुलफिल करें। नेक्स्ट वन है टू क्लियर एयरवे, यानी कि पेशेंट का जो एयरवे है उसको क्लियर करना। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड बेड रेस्ट टू पेशेंट, यानी कि पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन है इंक्योरेज टू पेशेंट फॉर स्लीप, यानी कि पेशेंट को हम इंक्योरेज करेंगे कि वो स्लीप प्रॉपरली करें। नेक्स्ट है इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करें। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। तो ये हम मैनेजमेंट करते हैं रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर होता है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा 5 डिजीज के बारे में, एम्फाइमा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकियो एक्टाइसिस, ब्रोंकियल अस्थमा और एम्फाइसीमा के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।